Hello. Now, here I'm going to taking lecture that is lecture number 8, right? जैसे कि हम डील कर रहे थे अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया वेक्टर स्पेस। ओके, फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया दैट इज वेक्टर स्पेस। ओके, नाउ अब हम आज से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये सोच रहे होंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने लिख रहा हूँ सेकेंड चैप्टर, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है। सो आज से आप कुछ नया पढ़ेंगे। आज से अभी तक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा लेकिन समझा नहीं होगा ये क्या है, राइट? इसके पढ़ने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपकी, चाहे वो सेक्शन सी में आए चाहे सेक्शन बी में आए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी भी आपसे छूटेगी नहीं, कभी भी, नेवर, राइट? आप किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, नेट, गेट, एनबीएचएम, टिफायर, सेमाई, राइट, किसी भी आरटी एग्जाम, किसी भी लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि हर जगह काम करेगा। और कितनी से कितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आ जाए ना, तभी आप सॉल्व कर लोगे। सिर्फ आज आप मुझे सुनना है, मैं कितने ये चीज़ें आपको बता दूंगा कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, राइट? सो आप बने रहिए, देखिए कैसे मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहे हैं। आज से स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले इसमें आर्टिकल है नंबर 1 दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? नाउ इसमें थ्योरी दी है, आज फुल लेक्चर थ्योरी पे होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। प्रॉब्लम नेक्स्ट हम डील करेंगे, राइट? लेकिन जो थ्योरी है सेक्शन सी में, थ्योरी से दूर मत भागिए, क्योंकि सेक्शन सी जो पार्ट होता है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और जिस बंदे का सेक्शन सी अच्छा होगा उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। क्योंकि आपको पता है सेक्शन सी में जो प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम की मार्किंग कितनी होती है? 4.75 मार्क्स। अगर सेक्शन सी में आपने एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सो आप 80 टू 90% तक आपके चांसेस हो जाते हैं क्रैक करने के एग्ज़ाम। ये समझ लीजिए। इसलिए आपको सेक्शन सी में फोकस करने के लिए आपको थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। न्यूमेरिकल पार्ट से प्रॉब्लम नहीं आती हैं सेक्शन सी में, राइट? बहुत कम आएंगे, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल पार्ट का जो आंसर होता है वो एक ही होता है, राइट? वहाँ क्या होगा? मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव हियर लेट कैपिटल ए, हमने कोई मैट्रिक्स ली, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जी, राइट? बी, उसको ऑर्डर कितना लिया हमने? m क्रॉस n, मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम अ फील्ड ए आई जे। फील्ड हमने f ली, जिसमें एलिमेंट कहाँ आ रहा है? f से आ रहे हैं, राइट? सो अब ये जो मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे इनको ए आई जे बोलते हैं, A11 A22, ये कहाँ से ले रहे हैं? फील्ड से। जो फील्ड क्या है? फील्ड फाइनाइट फील्ड होती है, इनफाइनाइट फील्ड होती है, लेकिन हम अभी किसमें बात कर रहे हैं? इनफाइनाइट फील्ड में, लाइक सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट? नाउ इसके बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने लिया है m क्रॉस n, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आपको बता दें कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो ये जो m क्रॉस n है, जो n होता है, राइट, यू कैन राइट f फील्ड डायमेंशन n, दिस इज द डोमेन, राइट?
m, this is fm, this becomes कोड ड्रॉ। सो नाउ अब जो मैट्रिक्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ना समझ में आया? नाउ सो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है, ठीक है, देखिए इसको इफ एंड ओनली इफ में पढ़ना है। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है ना, तो आप क्या करेंगे, उसकी हेल्प से मैट्रिक्स निकाल सकते हैं आराम से, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द सेम बेसिस। डिफरेंट बेसिस में निकल आएगी, डोंट वरी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास ये मैट्रिक्स बनी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने ड्रॉ। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिफाइंड होगा वो इस पे डिफाइंड होगा। आप सारे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे, राइट। और उससे हम आपको बताते भी जाएंगे कि ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन कैसे बिहेव करता है इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ, कैपिटल टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एफ एन टू एम। आ गया आपका। अब मैंने मैट्रिक्स उससे एसोसिएट कर दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। शो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एफ एन एम्प्लाइज टी एक्स बिलोंग्स टू एफ एन। ये तो किसकी डेफिनेशन होती है, फंक्शन की डेफिनेशन। लुक लाइक ऐसे होता है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन देयर इज अ यूनिक इमेज इन द वेयर कोडोमेन, राइट। सो वी कैन डिफाइन टी ऑफ एक्स, राइट, इक्वल टू बी। नाउ अब हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक वेक्टर ले रहे हैं फ्रॉम एफ एन। कहाँ ले रहे हैं, ये डोमेन है ना हमारी एफ एन। सो हम एक वेक्टर ले रहे हैं एक्स फ्रॉम एफ एन एट डोमेन से। तो एक्स के जो कंपोनेंट होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे, एन कंपोनेंट होंगे। उसकी डायमेंशन क्या है, डोमेन की एफ एन है। तो एक्स हमने एक कंपोनेंट वेक्टर लिया, एन कंपोनेंट का कहाँ, एफ एन से डोमेन। एफ एक्स जो टी एक्स इक्वल टू बी है, ये बी कहाँ का है, ये कोडोमेन का है। कोडोमेन की डायमेंशन कितनी, एम। सो इसके बी कंपोनेंट कितने होंगे, एम कंपोनेंट होंगे, बिलोंग्स टू एफ एम। इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ एम इक्वेशंस इन एन अननोन्स। ये ध्यान रखना, एम इक्वेशंस, एम डिपेंड्स ऑन कोडोमेन, नंबर अननोन्स डिपेंड ऑन द डोमेन। एन अननोन्स मीन्स डायमेंशन, राइट। इतना समझ में आ गया आपको, कैसे मैंने एक मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एसोसिएट करा दिया। नाउ क्लियर, आप देखते। और नाउ देन द सॉल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू बी क्या होगा, राइट। वी मीन फॉर गिवन मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो इक्विवेलेंट। सो कैपिटल ए एंड कॉलम वेक्टर बी बिलोंग्स टू, ओके। यहाँ कॉलम जो वेक्टर होगा वो बी है ना, वो बिलोंग्स टू एफ एम में जाएगा। ये कॉलम वेक्टर होगा। देयर एग्जिस्ट अ कॉलम वेक्टर एक्स, कॉलम वेक्टर एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, एफ एम में। सच दैट एक्स इक्वल टू बी, यही तो आपका सोल्यूशन होता है ना, सही, तो यही तो आपका सोल्यूशन होता है ना, राइट। यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, जैसे कि आप x इक्वल टू बी लिखा है तो x इसका सोल्यूशन है, क्योंकि x सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, इस इक्वेशन को। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं होगा, एंड कब यूनिक होगा, राइट, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ये चीज़ें बहुत समझना जरूरी है। So necessary and sufficient condition for system of equation to be consistent। मतलब सिस्टम इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट मीन कब सोल्यूशन देगा, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये हम देखेंगे अभी। सो कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी हैव हियर एक्स इक्वल टू बी। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी है। इसमें देखिए इक्वेशंस कितनी हैं, एम इक्वेशंस हैं, इन एन वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन कितनी है, एम इक्वेशंस, राइट। क्योंकि आपको पता है जो बी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी कॉलम वेक्टर कहाँ से बिलोंग कर रहा था, एफ एम से बिलोंग कर रहा था। जो बी बिलोंग कर रहा था
वो FM से बिलोंग कर रहा था। उसमें कंपाउंड क्या हुए, B1 B2 B3 Bm। इसको कितनी इक्वेशन हो गई आपके पास, m इक्वेशंस हो गई। और जो x कंपोनेंट था वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, Fn से बिलोंग कर रहा था। सो x के कंपोनेंट कितने होंगे, n, राइट। सो आपके पास n, हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स, राइट, वेरिएबल्स। सो नाउ डिनोट्स द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ये सबसे मैट्रिक्स कॉलम, ठीक। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, व्हाट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली, ये आपको ध्यान रखना है, ये बात जरूर ध्यान दे, तैयारी करना मतलब आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये जो कंडीशन आती है इफ़ एंड ओनली, आप देखिए सी की क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, उसमें आपको मोस्टली यही प्रॉब्लम दी जाती है कि कंडीशन कैसी है, सफिशिएंट है, नेसेसरी है या बोथ है, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो सिस्टम इक्वेशन है ये सोल्यूशन इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल X, x1 x2 x3 xn बिलोंग्स टू Fn सच दैट x इक्वल टू b। अब इसका मतलब क्या है, अगर सोल्यूशन मिलता है सिस्टम इक्वेशन का, सो देयर एग्जिस्ट x मिलेगा ऐसा, सच दैट x इक्वल टू b, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वी हैव देयर एग्जिस्ट x that is x equal to b, so x will be a solution, right. If there exists capital X such that x equal to b, so x is the solution. This is the condition of if and only if. You have to just understand what I'm telling you. First thing is that if solution exists, right, then x equal to b. Now if we have x equal to b, then x solution exists, that is x, okay. Now next, this is necessary and sufficient condition. Next, now as we all know, there are two type of system equations, that is homogeneous and non-homogeneous system equations. Homogeneous system equation means Ax equal to 0 and non-homogeneous system equation is x equal to b, right. अब आपको भी पता है ये कि ये जो x equal to 0 होता है होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये क्या होता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, राइट। अब x इक्वल टू 0 जो होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज सोल्यूशन रखता है। मतलब ये इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है सोल्यूशन एक को, योग को, मतलब यूनिक को एक, या आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। अब इसके केस में वो क्या होगा, नॉन सिस्टम हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो, राइट। नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तीनों केसेस में बनेंगे। लेकिन इस केस में जो x इक्वल टू 0 होगा, इसमें सिस्टम इक्वेशन सॉल्यूशन ऑलवेज रखेगा। अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि ये ऑलवेज सॉल्यूशन क्यों रखता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज सॉल्यूशन क्यों रखता है। आज आपको ये हम बता देंगे कि सॉल्यूशन क्यों रखता है, राइट। चलिए बताते हैं। सो नाउ कंसीडर द, अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सब कुछ एनालिसिस कर लेंगे इसके बारे में, राइट। सो नाउ फर्स्ट वी कंसीडर अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये 0 0 नहीं है, ये 0 एक कॉलम वेक्टर है। ये 0 कहाँ बिलोंग करेगा, दिस 0 इज बिलोंगिंग वेयर, फ्रॉम Fm, इसमें m कंपोनेंट होंगे, जरूर ध्यान रखना है, राइट। ऑफ m इक्वेशंस in n variables, and this is A is equal to matrix Bm cross n matrix with entries from the infinite field. Not, I am not taking these entries or numbers from finite field, we are taking these numbers from infinite field, okay. Now
So now as 0 belongs to RA stands for here range space of A. Getting a point? रेंज कहाँ होगी को पता है, कोडोमेन के अंदर होगी, ये आपकी कोडोमेन है, राइट। रेंज स्पेस क्या होगा, रेंज स्पेस इज द सबसेट ऑफ इक्वल टू कोडोमेन. दिस इज द रिलेशन यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. If this is the onto, then RA equal to FM. If not onto, then you can write in this way. Okay, less than. Now, so implies 0 belong to always are a range space of A. So implies system is always consistent. System is always consistent. Hence, always has a trivial solution. राइट. ऑलवेज कंसिस्टेंट क्यों होगा, अब हम बता देते हैं आपको इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है. देखिए, सपोज हम बनाते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने टी लिया है, मतलब ए कह सकते हैं आप, इसको एफ एन से क्या लिया, एफ एम लिया मैंने, राइट. अब देखो, आपको पता है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान सुनना, अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होती है, टी ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 0 पे मैप करता ही है, ये फैक्ट है. ठीक है. सो अगर हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो आपका होमोजीनियस है, मीन्स एक एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये 0 है, ये 0 है, तो एक कंडीशन ये मिलेगी कि यहाँ पे 0 मिलेगा जो 0 0 पे मैप करेगा, इसलिए कंसिस्टेंट है, मतलब 0 वेक्टर तो मिलेगा ही जो 0 पे जाएगा. बाकी वेक्टर एफ एन में मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, बट ये हम गारंटी लेते हैं कि 0 मिलेगा ही, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है कि 0 0 पे मैप होना ही चाहिए, राइट. ओके. सो ये 0 0 पे मैप हो रहा है ना. अब ध्यान से समझना, कुछ लोग अभी और सच्चे समझ लो, मैं समझा देता हूँ, अगर दिमाग में आ रहा हमारे तो हम समझा देते हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं सर ये टी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स ले लिया, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. वो कहते हैं सर ये 0 पे 0 तो मैप कर रहा है, ये 0 0 पे मैप कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन नहीं है, क्योंकि आपको हमने बताया है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ये समझना है ये कंडीशन नेसेसरी है, सफिशिएंट है, इफ एंड ओनली इफ है. जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये क्या है, कौन सी कंडीशन है, ये वन वे इम्प्लीकेशन है सिर्फ. अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 होएगा, अगर टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बात ध्यान रखना, इफ एंड ओनली में कंडीशन नहीं है. सो यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको पता है एक मैट्रिक्स को मैंने एसोसिएट किया किससे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से. सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 ऑलवेज होगा ही, राइट. अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं जो हाँ ठीक है. तो 0 इसलिए ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है. आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टम आपको जो होमो सिस्टम में क्वेश्चन होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट क्यों होता है. इतनी बात समझ में आ गई. अब इसमें देखिए, अब आपको बता देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट आता है कर्नल का. कर्नल क्या होता है, सिंपल सा लैंग्वेज समझ लीजिए. कोड जो डोमेन के वो एलिमेंट, एक ध्यान समझना, डोमेन के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग जो है ना, जो कहाँ पे मैप करेंगे, 0 एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, वो सारे एलिमेंट का सेट होता है, वो कहलाता है कर्नल. और कर्नल एक सब स्पेस होता है. एग्जाम्पल मैं फिगर समझाता हूँ. मान लीजिए हमारा 0 है और जितने अंदर ये जितने एलिमेंट है ये सारे 0 पे मैप करें, ये सारे 0 पे मैप करें, ये सारे और तो ये सारे एलिमेंट का जो सेट होगा उसे बोलते हैं क्या, कर्नल. और कर्नल होता है ये हमेशा एक सब स्पेस होता है. इतनी बात समझ गई. ओके.
जो कर्नल में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? नलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, that is called nullity. That is called nullity. Let me write. Okay, that is called nullity. Okay, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये कर्नल ले लिया। आपको ये भी बता दूं कि तभी आपको 0 0 पे मैप तो करेगा ही, कंसिस्टेंट हो गया, लेकिन और तो इसका मतलब कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर्नल है, कर्नल में 0 के अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए ये 0 0 सोल्यूशन देगा ही। इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पर आता है 2 सोल्यूशन आते हैं होमोजेनियस सिस्टम में क्वेश्चन में। एक को बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, एक को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर 0 0 पे मैप कर रहा है, सिर्फ यही है, एक ही एलिमेंट है जो कि 0 0 पे मैप कर रहा है, और हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 0 0 पे मैप कर रहा है, इसका मतलब कर्नल में क्या है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है। कर्नल में क्या है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है। कर्नल जो है वो 0 है आपका, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 0 0 पे मैप कर रहा है, राइट? ठीक। सो कर्नल अगर 0 0 पे मैप कर रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन। हाँ, अगर कर्नल के अलावा और अदर एलिमेंट्स हैं जो कि 0 पे मैप कर रहे हैं, तो वो भी हमारे सोल्यूशन होंगे, वो नॉन जीरो नंबर होंगे, राइट? 0 के अलावा नंबर होंगे। तो अगर ऐसा होता है कि वो कुछ नंबर एग्जिस्ट करते हैं 0 के अलावा, जो 0 पे मैप कर रहे हैं कोडोमेन के 0 पे, देखिए मैं 2 0 की बात कर रहा हूँ, जो कोडोमेन के 0 पे मैप कर रहे हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कर्नल, सो वो बोलते हैं तब सोल्यूशन क्या होगा हमारा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ये है पूरी फिलॉसफी इसकी। अब हम इसको समझते हैं, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे ना। फर्स्ट वन, कैपिटल X बिलोंग्स टू Fn इज अ सोल्यूशन। आपको पता है X हमेशा Fn से लेंगे, डोमेन से। हैज ए सोल्यूशन, सॉरी इज अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। ये एक चीज़ याद रखना है, इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू कर्नल। आप समझ लेना, क्योंकि भाई कर्नल ही तो होता है जो 0 पे मैप करता है, बाकी कोई तो मैप करता नहीं है ना? वो सारे एलिमेंट का सेट होता है कर्नल, ठीक, जो 0 पे मैप करता है। किसके कौन सा 0 होता है? कोडोमेन का 0 होता है, इतना ध्यान रखना। तभी बोला कि X बिलोंग्स टू Fn इज अ सोल्यूशन होगा। अगर X कर्नल बिलोंग करेगा, नहीं तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि 0 पे नहीं बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब 0 के अलावा एलिमेंट चाहिए। हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ कर्नल इट इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा तो सिर्फ 0 0 पे मैप करेगा, सो 0 आएगा। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा, इसका मतलब 0 के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे कर्नल में जो सोल्यूशन होंगे हमारा, राइट? ओके, सो बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली ए इज नॉट 1 1। अब आपको पता है, मैं आपको बता दूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 होता है तो 0 0 पे मैप करता है ना? और कुछ नहीं होता है। अगर 0 0 पे मैप करता है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट मैप 0 पे नहीं करेगा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा 1 1 होगा। इसके केस में कर्नल जो होगा वो सिर्फ एक 0 एलिमेंट होगा। वो 0 किसका होगा? डोमेन का होगा, राइट? इसलिए अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए आपको होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन में, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 1 1 नहीं होना चाहिए। ओके, ये थ्योरम है आपकी, एक थ्योरम है, इसमें बोला गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 है तो कर्नल हैज ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 0 0 स्पेस इक्वल से, राइट? क्योंकि
कर्नल क्या होता है, सब स्पेस होता है। ओके ना, फिर आ गया नेक्स्ट बात में, सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए लेस देन एन, रैंक ऑफ ए लेस देन एन। अब आपको पता है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बताइए। क्योंकि एक रैंक नल्टी थ्योरम है, रैंक नल्टी थ्योरम है, तो हम इसके बिहाफ पे बोल रहे हैं। रैंक नल्टी थ्योरम क्या कहती है, रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल डायमेंशन ऑफ द डोमेन, राइट। सो यहाँ पर अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा, मैं बता दूँ लिख करके आपको ना, सो रैंक ऑफ ए, राइट, ये हमारे पास है, प्लस नल्टी ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू स्मॉल है, देखिए। अब ये बोल रहे हैं कि रैंक ऑफ ए लेस देन क्या होगा, एन होगा, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा। क्यों, इन दिस केस में क्या होगा, नल्टी, नल्टी है ना, नल्टी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। नल्टी यहाँ पे, नल्टी जो केस होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर देखो नल्टी, इफ आपको पता है, इफ नल्टी ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, एन हो जाएगा। लेकिन नल्टी जीरो नहीं है, नल्टी कुछ नंबर है, अगर आप उसको हटा देंगे तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन हो जाएगा, राइट। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर लेना है सो रैंक ए की लेस देन एन होना चाहिए। अब और अच्छा बता देते हैं, अब आपने कभी कभी ये पढ़ा होगा कि हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन होता, बताया जाता लोगों को, कहते हैं अगर डिटरमिनेंट निकाला आपने मैट्रिक्स का, वो क्या हो जाता है, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है तो जीरो सोल्यूशन होता है। कैसा होता है, जीरो सोल्यूशन होता है, मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। अब अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तभी तो फुल रैंक लेगा, तभी तो फुल रैंक लेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो भाई तभी तो फुल रैंक लेगा ना। अगर ये जीरो नहीं, अगर ये जीरो जाता है तो रैंक कहाँ से लेगा फुल। इसीलिए रैंक तभी फुल होगी जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकालेंगे डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, राइट। सो ये है इसके आगे की हिस्ट्री, राइट। सो ये है आपका केस, ट्रिवियल केस, अभी और भी है तो कंटिन्यू नाउ सिस्टम। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता चल रहा हूँ, ये पूरी चीज़ आपके एग्जाम के लिए 100% श्योर है। सो नाउ सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली नल्टी ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा इन दिस केस नल्टी क्या होगी, जीरो होगी। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा, इसका मतलब कर्नल में जीरो के अलावा बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कर्नल that is called nullity, so that's why in this case nullity is greater than zero, clear। इसीलिए यहाँ पे nullity क्या है, greater than zero है। next, if number of equations m less than number of variables, मतलब you getting my point, not you are talking about linear transformation, सब कुछ we have this is f and this is, they are asking about right number of equations m less than number of variables, then system always has a non trivial solution। और समझा देते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू जीरो, x minus y minus z equal to 0। In this case we have two equations
and number of variables, how many we have? Number of variables, that is 3, right? So in this case system, this is homo system equation, this always has a non-trivial solution, right? now अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको m लेस देन n है ना, मतलब क्या, इसकी डायमेंशन जो है ना, इसकी ये कम है और ये डायमेंशन ज़्यादा हो गई है, ये डायमेंशन ज़्यादा हो गई है, राइट? मेरी बात समझ में ना? इसीलिए ये केस आपका बन रहा है यहाँ पे, ओके? नेक्स्ट केस में, और मेरे पास एक केस होमो सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इट हैज इनफैक्ट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि 2 ही सोल्यूशन होते हैं, या तो 0 सोल्यूशन होगा या तो इनफैक्ट मैनी सोल्यूशन होता है। 0 सोल्यूशन मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज यूनिक सोल्यूशन, और ऐसा तो कभी है ही नहीं कि सोल्यूशन कभी ना मिले होमो सिस्टम का। क्योंकि आज मैंने आपको, कभी आपने इतने डिटेल से इसको पढ़ा नहीं होगा, तो आज मैंने इतने डिटेल से आपको बता दिया है कि होमो सिस्टम इक्वेशन होता क्या है रियली, व्हाई सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन। नाउ लेट प्रोसीड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द non-homogeneous system of equations. We have here non-homogeneous system of equations. Right? So now consider, we are going to consider the non-homogeneous system of equations ax equal to b। अब यहाँ क्या, देखो आपने क्या किया, जब आपके पास होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन आपने बनाना था तो आपने b इक्वल टू 0 कर दिया। अब इन दिस केस b डज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब b क्या है, b कहाँ जाएगा, b जो है वो बिलोंग किसमें करेगा, fm में। तो b के जो कंपोनेंट होंगे वो b1 b2 bm तक होंगे, राइट? और जो वेरिएबल्स x लेंगे वो कहाँ लेंगे, fn में ले रहे हैं, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, x1 x2 xn। सो इसमें इस सिस्टम इक्वेशन में द नंबर ऑफ इक्वेशंस वी हैव दैट इज m इक्वेशंस, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी हैव दैट इज n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। Sorry. Now, so the entries that we are taking from infinite field, that is, you can take like real number or rational number or complex number, right? Now, so now let's proceed with the detailed solution of this one, right? Okay, so what is necessary and sufficient condition, for the system of equations to be consistent is b belongs to R A, means range of A। b हमेशा रेंज, लीनियर टर्म हमेशा रेंज में ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर रेंज नहीं हुई, रेंज में अगर b नहीं हुआ तो ये लीनियर टर्म ये हमेशा सलूशन नहीं देगा। सलूशन जब भी देगा जब भी रेंज स्पेस में होना चाहिए। एक समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। नाउ सो नाउ इफ W be the solution of, if W be the solution of x equal to b, right, then W does not equal to 0। आपको भी पता है कि जीरो सोल्यूशन इसको कभी सेटिस्फाई करेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। जो जीरो सोल्यूशन होता है नॉन बेस सिस्टम इक्वेशन में कभी इसको सेटिस्फाई नहीं करना, दैट्स वाई W डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, मतलब इसमें कर्नल काम नहीं करेगा,
राइट। इसमें कर्नल काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ और काम करेगा कर्नल के अलावा। ना सी दिस सेट W, मतलब कोई नंबर W जो इसका सोल्यूशन हो सकता है, राइट, प्लस कर्नल ऑफ ए। देखिए मेरी बात सुनो, कर्नल क्या है? एक सब स्पेस होता है। कर्नल क्या होता है? एक सब स्पेस होता है। प्लस हमने क्या किया कि एक एलिमेंट कोई ले लिया W। ये W कहाँ से होगा आपको पता है? सोल्यूशन है W कहाँ पे है? ये Fn में है। एक एलिमेंट ले लिया Fn का और सब स्पेस ले लिया, जैसे कर्नल आप ये, ठीक है। तो ये क्या आपको पता होगा, ये क्या बनाएगा? कोसेट। कोसेट का कहाँ से पढ़ा होगा? लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट पढ़ा होगा आपने। ये बनाएगा कोसेट। अब मैं आपको बता दूं, पढ़ना बहुत अच्छे से है, बता दूं कि कोसेट हमेशा सब स्पेस नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कोसेट अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लें जो इस सब स्पेस में हो, जो कोई ऐसा एलिमेंट ले लें जो इस सब स्पेस कर्नल में होगा तो सब स्पेस बना देगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट लेते हैं जो कर्नल पे नहीं है तो सब स्पेस नहीं बनाएगा, राइट। ओके, सो W प्लस सब स्पेस कर्नल जो होगा, सब स्पेस कर्नल ले लिया तो W प्लस कर्नल ए होगा, वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। कर्नल सब स्पेस होता है तो W प्लस सब स्पेस कर लोगे तो एक कोसेट बन जाएगा, कोसेट सब स्पेस नहीं होगा, राइट। सो इसे हम क्या बोलेंगे? सिर्फ सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट। याद रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो कोसेट ऑफ ए, कोसेट बन गया। सो कोसेट ऑफ कर्नल ए रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो अब ये जो W प्लस सब कर्नल ऑफ ए होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन दैट इज x इक्वल टू b। नाउ ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इफ W be the solution of x equal to b, then every solution y of x equal to b is a member of W plus kernel of a and vice versa। आपको ये पता है, इसका अगर सोल्यूशन है तो एक्स कर्नल का मेंबर ही है, समझ गए? W प्लस कर्नल का ही मेंबर है क्योंकि ये क्या है? एक सेट है, राइट। तो एलिमेंट होंगे, वाइस वर्सा भी होगा। नाउ अब अगर ये सेट आपका हो गया है ना, अब हम क्या करेंगे? इस सेट है हमारा ना, इसको स्पैन करेंगे। इसका स्पैन कहाँ हो, क्या होगा? मतलब हम क्या लेंगे? आपका स्केलर लेंगे, स्केलर से हेल्प से, इस सेट से प्लस स्केलर की हेल्प से इसका स्पैनिंग सेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्पैनिंग सेट बना लेंगे, विथ लीनियर स्पान। यू कैन से लीनियर स्पान ऑफ W प्लस कर्नल है, बना लेंगे। अब ये क्या होगा? ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अभी तक नहीं था, लेकिन अगर इसका स्पैन ले लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन स्पैन, जानते हैं स्पैन, आज समझा चुका हूँ, सेकंड लेक्चर देख लेना आप, ठीक है। सो उसमें लीनियर स्पैन बना देगा। सो लीनियर स्पैन क्या होगा? ये वेक्टर्स होगा जनरेट बाय सोल्यूशन स्पेस। सोल्यूशन क्या? W प्लस कर्नल। अब ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब सो इन दिस केस, अब अगर ये वेक्टर स्पेस हो गया W, जो कैपिटल W में लिख रहा हूँ, राइट, स्पैन कर गया सेट को, W प्लस कर्नल को, सो वेक्टर स्पेस बन गया। और हर वेक्टर स्पेस की एक क्या होती है? डायमेंशन होती है। एक क्या डायमेंशन होती है? मैंने कुछ प्रॉब्लम में करा चुका हूँ, लास्ट में मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द नॉन यूनिक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट इज n माइनस आर प्लस वन, दैट इज n माइनस आर प्लस वन बताया था आपको। सो जब ये डायमेंशन ऑफ W, नो सी डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ a प्लस वन, रैंक ऑफ r हो जाएगी तो n माइनस आर प्लस वन। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन नॉन यूनिक सिस्टम इक्वेशन फ्रॉम इनफाइनाइट फील्ड। अब हमसे आप पूछ सकते हैं कि सर वेट अ मिनट,
ओके, सो नाउ सो आप हमसे आप पूछ सकते हैं कि सर n माइनस आर प्लस वन कैसे आया। ओके, सो लेट मी टेल यू। सबसे पहले कर्नल ऑफ कर्नल है ना, इसकी डायमेंशन क्या होगी, मतलब नल्टी क्या होगी, नल्टी, राइट। ये सो हम कुछ नहीं करेंगे, रैंक नल्टी थ्योरम यूज करेंगे, राइट। सो नल्टी ऑफ प्लस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन इक्वल डायमेंशन ऑफ द डोमेन, राइट। एन हो गया। अब इससे बोलते हैं क्या, आर। सो नल्टी क्या आया, मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस क्या आया, एन माइनस आर, ये हो गया। सो ये आपका जो एन माइनस आर आ गया इतना, ठीक है। वन डायमेंशन किसकी ले रहे हैं, जो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं डब्ल्यू प्लस कर्नल ऑफ ए। सो कर्नल ऑफ ए की डायमेंशन होगा एन माइनस आर, और स्पेस डब्ल्यू जो प्लस कर इसकी होगी वन। सो आ गया प्लस वन। सो इस प्रकार ये फार्मूला बना है। अब इतनी बात समझ में आ गई, रटने का नहीं, समझने का, राइट। नेक्स्ट, नाउ आप एनालिसिस करते हैं, और ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। कंसीडर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू पी। अभी तक आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इतने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और ये जो है टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन पी के लिए और सेक्शन सी के लिए एज वेल। सो मैं उसी प्रोफेसर से आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना। इक्वेशन दो तीन इक्वेशन मिल जाती है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम ऐसी आपने देखा होगा, प्लीज़ कुछ पेपर उठा के देखेंगे आप, प्रॉब्लम बहुत घुमा देते हैं, आपको समझ नहीं आता कि सिस्टम इक्वेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको समझना है। सो कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू b ऑफ m इक्वेशंस in n variables. We have m equations n variable. Now capital A is equal to aij, b m cross n matrix SMR with entries from the infinite field aij belongs to M. Right? Okay. Now अब क्या होगा, देखिए अब दो केस यहाँ बनाते हैं, समझाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था आपके पास टी एफ एन से टी एफ एन, राइट। सो आपको पता है अगर ये जो मैट्रिक्स बनाएगा ए, ऑर्डर क्या होगा इसका, एम क्रॉस है, ठीक है। सो इसकी रैंक पता, जनरल की बात करते हैं, अब इसकी रैंक एम भी हो सकती है, इसकी रैंक एन भी हो सकती है ना, रैंक। सो यस, इसकी रैंक आपके पास आर इक्वल टू एम भी हो सकता है, आर इक्वल टू एन भी हो सकता है, और इन दोनों के अलावा भी, इन दोनों से सबसे छोटी रैंक भी मान लीजिए आर के बराबर। तो तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे कि तब सोल्यूशन क्या होगा। ओके, सो पढ़ते हैं तीनों केस के लिए। सबसे पहले ना, इफ रैंक इक्वल टू एम आ गई आपके पास, मतलब अगर रैंक इक्वल टू एम आ गई तो क्या हुआ, जो आपका रेंज था ना, रेंज है ना, वो पूरा का पूरा कोडोमेन कर लिया ओपन। सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, और ऑल द कॉलम ऑफ ए आर, देखिए लिखा गया है इसीलिए, और ऑल द कॉलम ऑफ ए आर लीनियर इंडिपेंडेंट ट्रांस बोला गया। क्यों, रैंक हो गई ना, रैंक पूरी एम ले ली, रैंक पूरी एम है इसकी। सो जितने इसमें कॉलम आएंगे बीच, राइट, वो सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। दूसरी बात है कि जब रेंज इज इक्वल टू हमारा कोडोमेन हो जाता है, सो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो क्या होगा, ऑन टू होगा ऑलवेज। इसीलिए यहाँ लिखा गया है लीनियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, ऑन टू हो गया, इज ऑन टू। देन system of equation always has a solution and m is less than or equal to n. always has a solution कब रखेगा, इसमें ऑन टू में हमेशा सोल्यूशन रखेगा, ऑन टू में
हमेशा सोल्यूशन रखेगा, क्योंकि आपको पता है, इसके ऊपर पढ़ा के आए हैं कि बी हमेशा नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में क्या था, जो बी है वो कहाँ पे होना चाहिए, आपको रेंज स्पेस में होना चाहिए। और यहाँ रेंज क्या होगी, हमने पूरी ले ली कोडोमेन, ऑन टू है, राइट। तो ये सोल्यूशन ऑलवेज सोल्यूशन यहाँ रखेगा, ऑलवेज सोल्यूशन। अगर ऑन टू है, रैंक पूरी एम आ गई तो ठीक। एंड अब जो ऑन टू है तो उसमें एक कंडीशन होती है, जब फंक्शन हमारा ऑन टू होगा तो पता है आपको ये होगा कि डायमेंशन जो होगी, डायमेंशन अनलीनियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, सो डायमेंशन होगी वो डोमेन की ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन, अगर ऑन टू हो गया तो ओके। आप मान लें पहला केस, इफ एम इक्वल टू एन, जब एफ इक्वल टू एम इक्वल टू एन करता तो रैंक ऑफ एम और रैंक एम एन दोनों बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी, बात समझना, रैंक एम इक्वल टू, आपने क्या किया, एक केस ले लिया पहले, एम इक्वल टू एन वाला केस ले लिया आपने। सो इसके केस में क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एम आ गई, दोनों बराबर हो गई। जब दोनों बराबर हो गए तो ऑन टू था वो 1 1 भी हो गया, ऑन टू 1 1 हो गया। इसका मतलब बाइजेक्टिव हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्म बाइजेक्टिव हो गया। तो आपको पता है जब 1 1 ऑन टू हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको 0 0 पे मैप करेगा, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट 0 के अलावा 0 पे मैप नहीं करेगा। सो इस दिस केस जो नल्टी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कर्नल, वो सिर्फ 0 आएगी, 0 एलिमेंट होगा। सो नल्टी क्या आएगी, 0 आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं, नल्टी क्या आ गई, 0 आ गई। इम्प्लाइज क्या करेगा, नल्टी 0 क्यों आ गई, पता चल गया आपको, क्योंकि आपने फुल रैंक दोनों को ले ली। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऑन टू तो था ही, जब डायमेंशन सेम कर दिया तो ऑन टू इम्प्लाइज 1 1, ओके। तो बाइजेक्टिव बन गया, जब बाइजेक्टिव बन गया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 0 0 पे मैप करता है, कोई अदर एलिमेंट 0 0 पे मैप नहीं करेगा, ओके। सो इन दिस केस नल्टी क्या होगी, 0। सो दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन, हैंस डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 1। अब ये डायमेंशन W कैसे आ गई, क्योंकि आपको पता है n माइनस आर जो प्लस 1 मैंने लगाया है, यहाँ n इक्वल टू आर हो गया तो ये 0 हो गया, आ गया यूनिक सोल्यूशन, डायमेंशन W इक्वल टू 1 आ गया यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे m इक्वल टू n पे। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको पता है यूनिक सोल्यूशन ही मिलना चाहिए, क्योंकि वाई, बिकॉज दिस इज बाइजेक्टिव। सो ले बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट नहीं पता, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी देखना, आज मैं आपको इतने अच्छे समझा के जाऊँगा कि ये कभी आप भूलेंगे नहीं, ये बिल्कुल चीज़ मैं समझा के जाऊँगा। लेकिन आज सिस्टम एजुकेशन की महा क्लास ले रहा हूँ मैं, इससे अच्छा सिस्टम एजुकेशन कभी आपने ना कभी पढ़ा होगा ना कभी पढ़ेंगे, राइट। ये इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चीज लेते हैं ना, इफ m इज लेस देन n, अगर स्मॉल m है ना वो लेस देन n, तब क्या होगा आपको। सो इन दिस केस क्या होगा कि जो नल्टी होगी n माइनस m, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया कैसे आया, अरे यार, ये आपका देखो n माइनस आर प्लस 1 होता है, n रैंक कितनी है m, n माइनस m हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्यों ये 0 हो जाएगी, क्योंकि नल्टी में क्या होगा कि ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे, राइट, 0 नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस एम्प्लाइज करेगा सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एंड डायमेंशन सोल्यूशन क्या होगी, n माइनस एम प्लस 1, m क्या रैंक, ओके। सो ये डायमेंशन हो गई। अब आपको पता है ये हमारा रैंक ऑफ a इक्वल टू m था, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या था, ऑन टू था। ऑन टू में क्या होता है, ऑलवेज सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है ना, ध्यान रखना, ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है सोल्यूशन ऑन टू में। सो कंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब या तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन कब देगा, जब रैंक r इक्वल टू m दोनों बराबर हो जाएंगी तब यूनिक सोल्यूशन देगा। अगर ऐसा नहीं होता है
एम एच लेस देन एन है तो नल्टी ग्रेटर देन 0 होगी, नल्टी ग्रेटर देन 0 होगी तो आपको पता है कि सोल्यूशन कितना देगा n माइनस एन, राइट। अब क्या होगा, सेकंड केस लेते हैं। अगर रैंक आपके पास r इक्वल टू एन आती तब क्या होगा। नाउ सो नाउ इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल एन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द रोज ऑफ ए आर इंडिपेंडेंट और ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1। अगर रैंक आपकी एन आ गई तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 1 1 हो गया, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, बात समझना, ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंट रोज भाई को पता है कि जो हम जो n लेते हैं नंबर पर, राइट। सो इसमें जो क्या होता है, जब a में लोगे n तो रोज बनता है, m में लोगे तो कॉलम बनता है ना। सो टी यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अगर रैंक ए है तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, राइट। तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एट मोस्ट 1 सॉल्यूशन। जब रैंक m थी तो ऑन टू था, n हो गई तो 1 हो गया, राइट। अब और आपको पता है जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होता है या कौन सा फंक्शन अगर 1 1 होता है, सो कार्डिनलिटी, जो कार्डिनलिटी है ना डोमेन की, वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ द व्हाट, कोडोमेन। यहाँ डायमेंशन की बात कर लेंगे हम। सो डायमेंशन ऑफ द डोमेन लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन फॉर द 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिखा है m ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ओके। इतना आ गया। अब एट मोस्ट 1 सोल्यूशन का मतलब क्या, या तो सोल्यूशन यूनिक देगा, है ना, या तो कोई सोल्यूशन देगा ही नहीं, राइट। देखो सोल्यूशन कब नहीं देगा, जब b जो हमारा, देखना b हम कहाँ ले रहे थे, b अगर रेंज स्पेस ऑफ a में है तो सोल्यूशन देगा ऑलवेज, अगर b रेंज स्पेस में नहीं है तो सोल्यूशन नहीं देगा। इसका मतलब ये है। चलिए केस लेते हैं पहला, m इक्वल टू n, वही इम्प्लाइज रैंक ऑफ a इक्वल टू m हो जाएगा, इम्प्लाइज सिस्टम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन है डायमेंशन इक्वल टू n, वही जो पहला समझा, क्योंकि m हो जाएगा रैंक ऑफ a m दोनों बराबर हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल्टी 0 हो जाएगी, है ना, तो रैंक दोनों बराबर, तो फार्मूला n माइनस आर प्लस 1 था वो उसमें सब 1 बचेगा से। सो पहला केस तो सेम। सेकेंड केस क्या होगा, ना इफ m ग्रेटर देन 1 सॉरी n एम्प्लाइज क्या हुआ, n क्या है रैंक, सो क्या हुआ, देखो यहाँ पर रख दो, n क्या है रैंक, सो रैंक ऑफ a लेस देन m आ गया, रैंक ऑफ a लेस देन m आ गया, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है क्या, इम्प्लाइज सिस्टम है इधर नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, एट मोस्ट 1 तो सोल्यूशन दे गया। तो अब रैंक ऑफ ए लेस देन m आ गया, अगर पूरा फुल m होता तो ऑलवेज सोल्यूशन होगा, लेस देन m है, इसका मतलब कुछ वेक्टर्स li है कुछ ld है, राइट। सो इम्प्लाइज सिस्टम हैज ईदर नो सोल्यूशन, कब नो सोल्यूशन रखेगा, जो b हम ले रहे हैं ना वो रेंज स्पेस में नहीं होगा, ओके। यूनिक सोल्यूशन कब रखेगा, जब b रेंज स्पेस में ले लेंगे तो यूनिक सोल्यूशन लगेगा, राइट। तो मैंने आज दोनों केस डील कर दिए, रैंक n m। अब एक मान लेते हैं कि रैंक जो है वो स्मॉल r है, ये स्मॉल r जो है ना तो m के बराबर है ना तो m के बराबर है, सो नीदर ऑल द रोज नॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ a मैट्रिक्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, गेटिंग अ पॉइंट, ना तो कॉलम्स ए इंडिपेंडेंट है ना तो रो के डिपेंडेंट है, तभी तो हुआ रैंक ए कॉमन, है ना। सो फंक्शन ना तो नाइदर 1 1 नॉर 1 2, देन द सिस्टम हैज ईदर नो सोल्यूशन इफ बी डज नॉट बिलोंग टू आर ए
और इनफाइनाइट सोल्यूशन इफ बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स रेंज स्पेस ऑफ। ओके, सो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लेते हैं। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम 1 on 2 पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, राइट। तो आप लोग जब सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करते हो तो वहाँ इनवर्स का रोल होता है। क्या होता है? इनवर्स का रोल होता है। आपने क्लास 12 11 बेसिक फर्स्ट तो सब पढ़ रहा कि वी नीड इनवर्स, वी नीड इनवर्स, वी नीड। सो वी शुड फर्स्ट चेक वेदर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट और नॉट, and under what condition matrix inverse exist we should know, right? So now I am going to explain what is inverse today. Now we know that capital A has a left inverse। पहले लेफ्ट इनवर्स की बात करते हैं। सो देखिए कैपिटल, मान लो B हमारी कोई मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स, राइट। हमने क्या किया, A को कहाँ से ऑपरेट कराया? लेफ्ट से। सॉरी, हमारे पास कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ओके। हमने बी कहाँ से लेफ्ट कराया? लेफ्ट से। सो बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब बी क्या हो गया? लेफ्ट इनवर्स हो गया इसका ए का, ओके। नाउ फिर मैंने सी लिया, सी कहाँ से ऑपरेट कराया? राइट से। तो ए सी इक्वल टू हमने आई दे दिया, इसका मतलब सी क्या हो गया? राइट इनवर्स ऑफ बी, राइट। देन द इनवर्सेज आर इक्वल। कब इक्वल होंगे? देखो b को क्या लिखोगे आप? मैं बताता हूँ। b को लिख सकते हैं b इंटू आई, अब i को लिख सकते हैं ए सी। आपको पता है मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हमने ले लिया, ब्रैकेट चेंज कर दिया, हमने लिया b इंटू ए सी। और b को क्या लिख सकते हो? i, सो i इंटू सी, दैट इज सी। सो b इक्वल टू सी हो गए इनवर्स, दोनों बराबर। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है इनवर्स बराबर हो, राइट। कुछ केस में है, अभी हम बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, एन इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन द रैंक इज एज लार्ज एज पॉसिबल। समझना, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा ना। लेट मी टेल यू, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n की, राइट। सो अगर रैंक हमारी r इक्वल टू m हुई तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर रैंक हमारी n हुई तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई कॉमन रैंक हो गई, ना तो ये m के बराबर है ना तो n के बराबर है ना, तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब पहली लाइन का यही है, एन इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन the rank is as large as possible, right? Now second point, an m cross matrix can't have more than m independent rows और n independent columns। ये भी पता है आपको, मैट्रिक्स m क्रॉस n की लोगे सो m इंडिपेंडेंट रो से ज़्यादा तो होंगी नहीं और n इंडिपेंडेंट कॉलम से होंगी नहीं, राइट। सो नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन r इक्वल टू m, मान लेते हैं रैंक हमारी स्मॉल m आ गई, ओके। सो देयर इज अ राइट इनवर्स। राइट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा x एंड x इक्वल टू b ऑलवेज हैज अ सलूशन, राइट। आपको पता है, आप पढ़ा चुके हैं, अगर r इक्वल टू m आया तो क्या था? ये जो टी एफ एम लिख रहे थे, सो ये था क्या था? ऑन टू था। और जब ऑन टू केस में होगा तो ये क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें राइट इनवर्स मिलेगा। और जब ऑन टू केस में होता है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, तो यहाँ हमें हमेशा ऑलवेज सोल्यूशन मिलता है, सिस्टम का हमेशा सोल्यूशन मिलता है, भले ही आपको यूनिक मिले या इनफाइनाइट मिले, लेकिन सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ओके। नाउ व्हेन r इक्वल टू n, मतलब आपकी रैंक क्या हो गई? n के बराबर हो गई, ठीक है। सो देयर इज अ लेफ्ट इनवर्स मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? लेफ्ट इनवर्स। सो सोल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट, देन ये क्या होगा? यूनिक होगा,
क्यों? देखिए आर इक्वल टू एन मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या हो गया, 1 1। सो एट मोस्ट वन सोल्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक या तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। यूनिक कब मिलेगा, जब बी बिलोंग्स टू आर एम, तो आर ऑफ रेंज स्पेस में, और नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कब करते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया। ओके, ना only a square matrix, listen carefully, only a square matrix can have both r equal to m, r equal to m, क्योंकि आपको पता है इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ विल बी सेम। सो अगर रैंक आर कॉमन, देयरफॉर ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन अचीव बोथ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज टू साइडेड इनवर्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही टू साइडेड इनवर्स होते हैं, बाकी किसी मैट्रिक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री लोगे उसके टू साइडेड इनवर्स नहीं होंगे, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा या तो कोई भी नहीं होगा। कोई भी क्यों नहीं होगा, जब उसकी रैंक ना तो उसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी, ना तो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस की एंड यूनिकनेस की। एग्जिस्टेंस, आपको पता है एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट मतलब क्या, आपके सोल्यूशन है या नहीं, राइट। तो सोल्यूशन कब होगा, कब होता है सोल्यूशन, हमेशा जब ऑन टू होता है। ऑन टू कब होता है, जब रैंक आर इक्वल टू एम होती है। तो वही लिखा है, फुल रैंक आर इक्वल टू एम, एक्स इक्वल टू बी हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन फॉर एक्स फॉर एवरी बी इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स स्पैन आर एम। ओके, कॉलम स्पैन करेंगे आर एम को, देन ए हैज राइट इनवर्स सी। क्या होगा, राइट इनवर्स सी आएगा हमारे पास, क्योंकि ऑन टू हो गया, ऑन टू में राइट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए सी इज इक्वल टू आई एम। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम में, राइट, एम बाई एम। क्यों, एम कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको पता है सी हम ले रहे हैं, राइट। नाउ दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एम इज लेस देन इक्वल टू एन। यस, बता चुके हैं आपको, पॉसिबल ही होगा क्योंकि आपको ऑन टू केस देखना है। इन दिस केस नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 1 और इन्फिनाइट एग्जिस्ट करेगा, या तो 1 होगा या इन्फिनाइट होगा। नाउ फॉर फुल रैंक, फॉर फुल रैंक आर इक्वल टू एन, एक्स इक्वल टू बी, आपको पता है एट मोस्ट वन सोल्यूशन मिलेगा फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी बी इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, देन ए हैज एन बाय एम लेफ्ट इनवर्स बी सच दैट बी इक्वल टू एन। आपको भी पता है कि जब ऐसा होगा, आर इक्वल टू 10 होगा तो फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगा, लेफ्ट इनवर्स मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे या तो सोल्यूशन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिक मिलेगा, राइट। सो दिस इज पॉसिबल ओनली, ये कंडीशन है 1 की जो लिखा है आपके पास, ये कंडीशन जो लिखा है एम ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन है। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज 0 मीन्स नो सोल्यूशन और 1। सो ये है आपका लीनियर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। अब आया वन साइडेड इनवर्स। आपको पता है वन साइडेड इनवर्स, ये देखिए बी इक्वल टू लिखा, ये लिखा लेफ्ट इनवर्स, ये है राइट इनवर्स। सो एटीए, राइट, डच हैव इनवर्स इफ द रैंक इज एन, राइट, एंड एटीए हैज इनवर्स व्हेन द रैंक इज एम। आपको पता लेफ्ट राइट केस, ओके। Thus the formula makes sense exactly when the rank is as large as possible and one-sided inverse are found. आपको पता है। सो आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, ओके। आप इसे अच्छे से पढ़िए,
ये आपके लिए बहुत 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 बेनिफिटेड है, राइट। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चाहे जितना डेप्थ से पूछा जाए, इससे ज़्यादा डेप्थ किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, राइट। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टाइम में मैं प्रॉब्लम इसकी कराऊंगा।